नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सहायक आचार्य 2023 की जो नियुक्ति निकली हुई है, जिसमें सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप देखे होंगे कि आपका सोशल साइंस में आपको 7 सब्जेक्ट दिया हुआ है। उस 7 सब्जेक्ट में आपको कोई 3 सब्जेक्ट को मेन पेपर में रखना है। अब इन 7 में से आपको 3 सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी हम आपको इस चैनल के माध्यम से बतलाएंगे और इन तीनों को मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको ज्योग्राफी की जो सिलेबस है, भूगोल के सिलेबस है उसको मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। देखिए, आपका सिलेबस तो दे दिया गया है, टॉपिक तो दे दिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया है जो नए नए कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, जो लोग लगे हुए हैं इस सब्जेक्ट में, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि यह नहीं बताया गया है कि एक क्वेश्चन टॉपिक के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आप सोशल साइंस के विद्यार्थी हैं तो आप ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिए और एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और उसी अनुसार जब आप जिस टॉपिक को आप पढ़िएगा उसके अनुसार आप तैयारी कीजिएगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से यह भी बतलाऊंगा कि आपको किस तरह का प्रैक्टिस सेट करना है। प्रैक्टिस सेट किस प्रकार का बनाना है, जो मार्केट के जो प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं क्या आपके लिए सफिशिएंट है कि नहीं, इस सब के बारे में भी आपको इस माध्यम से चर्चा करेंगे। देखिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के यदि आप अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको बहुत ही मिनिमम फी में आपको ये तीनों सब्जेक्ट की तैयारी करवा दी जाएगी और अच्छे तरह से आपको एक भी आप मेहनत से पढ़ लेंगे, आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो इस टॉपिक से आपको बहुत कम चांस रहेगा कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ पाइएगा। तो चलिए आज ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग देखते हैं क्या क्या टॉपिक होंगे, क्या क्या सब टॉपिक हैं और उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखिए, आपका ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में दिया गया है और अभी पार्ट 1 का हम लोग देखते हैं। पहला जो आपका टॉपिक दिया गया है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ द अर्थ। पहला जो फर्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफी के वो है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ द अर्थ, यानी कहने का मतलब हुआ कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका फर्स्ट आपका हो गया पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना। यानी आप इसमें क्या पढ़िएगा, इसमें आपको पढ़ना होगा पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे विद्वानों का मत आया है। तो पृथ्वी सबसे पहले क्या था, अब क्या हुआ, किस प्रकार के बना, इसके संबंध में निहारिका परिकल्पना पढ़ने के पहले आपको पढ़ना होगा कि सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा थ्योरी आया, कौन सी परिकल्पना आया, वो क्या कहा। इसके बाद आप पढ़िएगा निहारिका परिकल्पना। यदि 1-2 और परिकल्पना आप पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम में आपको कंपेयर करने में, कंपैरिजन करने में आपको सुविधा होगी। यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ देता है तो थोड़ा सा संक्षिप्त में आप पढ़ लीजिएगा, जैसे कि ज्वारीय परिकल्पना हो गया, ग्रहाणु परिकल्पना हो गया, इसके अलावा आपका उल्का पिंड परिकल्पना हो गया, बहुत सारी परिकल्पना है। तो छोटा छोटा आप संक्षिप्त में उसको यदि आप पढ़ लीजिएगा, डिटेल में नहीं, संक्षिप्त में पढ़ लीजिएगा, जब आपका एग्जाम में आप जाइएगा क्वेश्चन पूछेगा तो आप कंपेयर कर लीजिएगा और आपको उसको अच्छी तरह से समझ जाइएगा, आप क्वेश्चन को मार लीजिएगा। और निहारिका परिकल्पना को आप डिटेल से पढ़िएगा, ठीक है।
दूसरा आपका सिलेबस में दिया है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के आंतरिक संरचना, पृथ्वी के आंतरिक बनावट, पृथ्वी की आंतरिक बनावट कैसे है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो पृथ्वी की आंतरिक बनावट पढ़ने के पहले आपको पढ़ना होगा इसका महाद्वीपीय बनावट कैसे है, महासागरीय बनावट कैसे है। इसके बाद आप स्वेस के पढ़ना होगा। देखिए 3-4 विद्वान दिए हैं पृथ्वी के बनावट के संबंध में। पहला जो है कि स्वेस है, एकदम जो हम लिख रहे हैं आप एकदम बिल्कुल लिखेगा तभी आपका ये सिलेबस कंप्लीट होगा। पहला जो है कि स्वेस के रासायनिक संरचना, स्वेस के रासायनिक संरचना से बार बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्वेस के रासायनिक संरचना से बार बार प्रश्न आते हैं, आप स्वेस के रासायनिक संरचना को जरूर पढ़िएगा। जैसे कि पृथ्वी के रासायनिक संरचना स्ट्रक्चर में ये जो विद्वान हैं स्वेस, डेली, जेफरी और होम्स, ये सभी को आपको पढ़ना है। आप विशेष करके स्वेस को पढ़िएगा। स्वेस का स्ट्रक्चर कितना है, कितने भागों में बांटा गया है, कौन से परत में कौन सा तत्व पाए जाते हैं, ये सारा प्रश्न आपको आते हैं और बार बार रिपीटेड प्रश्न है, आप इसको देख लीजिएगा। अगला है डिफरेंट बिटवीन रॉक एंड मिनरल। तीसरा आप समझिए कि डिफरेंट बिटवीन रॉक एंड मिनरल, यानी खनिज और चट्टान में अंतर आपको बताना है। आपको चट्टान के प्रकार पढ़ना होगा। इसमें आपको चट्टान के प्रकार पढ़ना होगा। कौन से तत्व कठोर पाए जाते हैं, कठोर कौन है, कोमल कौन है, हाँ। इसके बाद आपको कौन से चट्टान में कौन से खनिज पाए जाते हैं, कौन से चट्टान में कौन से खनिज पाए जाते हैं, कौन से चट्टान का निर्माण कौन सा युग में हुआ, सारा चीज आपको इसमें पढ़ना होगा। सिर्फ आपको डिफरेंट अंतर पढ़ने से नहीं काम चलेगा कि आप अंतर दोनों में पढ़ लीजिएगा, 5-7 अंतर होगा आप पढ़ लीजिएगा आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, नहीं। आपको सबसे पहले चट्टान के प्रकार पढ़ना होगा, उसको डिटेल से पढ़ना होगा। इसमें आता है कि कौन सा पदार्थ कठोर है, कौन सा पदार्थ मुलायम है। 4 आपको ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन देने का, चारों ऑप्शन को आपको कंपैरिजन करना है। इसमें लगभग 10 आपका जो है 10 चट्टान है, उसमें कठोरता के आधार पर बताया गया है। आप उसको 10 को आपको याद करना होगा, तभी आप एग्जाम में आप अच्छा से इसको टिक लगा पाइएगा। कौन सा चट्टान का निर्माण कौन सा युग में हुआ है, भारत में कौन कौन से चट्टान है, हाँ। भारत में कौन कौन से, जैसे कि कुड़प्पा हो गया, विंध्यन क्रम के चट्टान हो गया, विंध्यन क्रम के चट्टान में कौन सा खनिज पाई जाती है, कुड़प्पा क्रम के चट्टान में कौन सा खनिज पाई जाती है, ये सारा चीज आपको पढ़ना होगा। अगला देखिए, फिर चौथा आपका जो है माउंटेन है। तो माउंटेन पढ़ने के पहले आपको थोड़ा सा आपको क्या पढ़ना होगा, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ना होगा। प्लेट टेक्टोनिक आप जब पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको माउंटेन्स में भी काम करेगा, अर्थक्वेक में भी आपका काम करेगा। और सारे आपका सिलेबस आगे है, उसमें आपको समझ में आएगा। तो प्लेट टेक्टोनिक से कोरिलेटेड है सभी। आप प्लेट टेक्टोनिक जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक आपको माउंटेन समझ में नहीं आएगा, आपको भूकंप समझ में नहीं आएगा, आपको ज्वालामुखी समझ में नहीं आएगा। तो आपको प्लेट टेक्टोनिक एकदम पढ़िएगा, उसका कंसेप्ट पढ़िएगा। थ्योरी आप याद करिए या मत करिए, उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन आपको सिलेबस में नहीं दिया है फिर भी आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तभी ऐसी क्लियर होगा। माउंटेन्स में और आप क्या पढ़ेंगे, माउंटेन्स में पढ़ेंगे देखिए स्थल। माउंटेन्स 2 तरह के हैं, ऐसे आप देखिएगा तो महासागर में माउंटेन है, महाद्वीप में भी माउंटेन्स है। तो महासागरीय और महाद्वीपीय दोनों पढ़ना है सबसे पहले। महासागरीय माउंटेन और महाद्वीपीय माउंटेन आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ लिए। इसके बाद आप पढ़िएगा महासागरीय और महाद्वीपीय माउंटेन। इसमें आपको एग्जाम्पल्स आते हैं और आपको जगह बताना होगा, जगह बतलाना होगा कि कौन से महासागरीय माउंटेन है कहां। जैसे कि हिमालय पूछ देगा,
आप एग्जांपल में लेकर चलिए कि हिमालय पूछ दिया, तो हिमालय आप जाहिर से है कि महाद्वीपीय माउंटेन है, तो पूछेगा कि हिमालय कहाँ है, हिमालय का निर्माण कब हुआ, ठीक है, और किस प्रकार के माउंटेन है। तो आपको महाद्वीपीय महासागरीय दोनों माउंटेन के याद रखना है। इसके बाद है आपको कि इसका प्रकार माउंटेन्स के, तब आपको पढ़ना होगा प्रकार पढ़ना होगा। इतना पढ़ने के बाद आप माउंटेन्स के प्रकार पढ़िए कि कौन कौन सा माउंटेन कैसे बना। इसके बाद विश्व वितरण, इसमें सिर्फ भारत की बात नहीं कहा गया है, इसमें विश्व वितरण की बात कर रहे हैं। ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको भारत का नहीं पढ़ना है, पूरे विश्व के माउंटेन्स को आपको एक जगह एग्जैक्ट याद रखिएगा। इसमें आपको ये टोटल जितना भी आपको देख रहे हैं ये सब जियोमॉर्फोलॉजी का सब्जेक्ट है। भूगोल में जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो आकृतिक विज्ञान उससे संबंधित टोटली है। और आपको हम सलाह देंगे कि एनसीईआरटी के पढ़ने के अलावा और सारे जितना भी हेल्पिंग बुक है उसको आप पढ़िएगा, सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़िएगा। और एनसीईआरटी आपको छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि अभी जो वर्तमान समय में झारखंड में जो एग्जाम जो क्वेश्चन पूछने का जो प्रचलन बढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। टॉपिक को जरूर टच कीजिएगा, एनसीईआरटी के टॉपिक को आप जरूर टच कीजिएगा और उससे जो प्रश्न है उसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आगे प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए ये हो गया महाद्वीप माउंटेन से देख लिए। इसके बाद अर्थक्वेक आप देख लीजिए। अर्थक्वेक मतलब होता है, अर्थक्वेक मतलब का अर्थ हो गया कि भूकंप। भूकंप देखिए यहाँ अर्थ आपको प्लेट टेक्टोनिक कम कर देगा। तो सबसे पहले भूकंप के प्रकार आप जाकर देख लीजिएगा कि कौन कौन से प्रकार हैं। इसका विश्व वितरण देख लीजिएगा। विश्व वितरण ये ज्यादा आते हैं, जैसे आप विश्व वितरण सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो विनाशकारी भूकंप हैं उसको याद रखिएगा। कौन सा जगह में ज्यादा भूकंप आते हैं, कौन सा भूकंप कौन सा जोन में आता है। देखिए अगला जो टॉपिक है एयरीज व्यू ऑन द आइसोस्टेसिस। एयरीज व्यू ऑफ आइसोस्टेसिस। तो आइसोस्टेसिस बताता है कि समस्थैनिक, आइसोस्टेसिस का मतलब हो गया समस्थैनिक या भू संतुलन। एयरी आपका एक ज्योग्राफर है। एयरी देखिए पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में या भू संतुलन के संबंध में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। लगभग 7 विद्वानों ने समस्थैनिक या भू संतुलन के सिद्धांत के बारे में, भूमि पर जो महाद्वीप हैं, महासागर है, पर्वत हैं, पठार हैं, झील हैं, वो स्थिर हैं, वो स्थित हैं, वो किस कारण है, कौन सा कारण है, ये आपको इसमें पढ़ना है। और ये आपको ये थ्योरी दिए हैं, ये सिद्धांत दिए हैं। एयरी देखिए एयरी और प्राट का सिद्धांत ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए एयरी के सिद्धांत को आप डिटेल पूर्वक आप देखेंगे। इसमें 7 नंबर में है वेदरिंग। वेदरिंग का अर्थ हुआ अपक्ष है। तो भूगोल में 2 टर्म आते हैं, एक अपक्ष है, एक होता है अपर्दन। तो अपक्षय के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो अपक्षय के कारण क्या है, कौन कौन सा क्षेत्र में ज्यादा अपक्षय होते हैं और इसके क्या प्रभाव हैं, ये ज्यादा पूछा जाता है। अपक्षय आपका वेदरिंग के क्या कारण है, ठीक है, कारण पूछा जाएगा, क्षेत्र पूछा जाएगा और इससे पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूछा जाएगा। 8 नंबर जो आपका दिया गया है इसको मिटाते हैं तब तक। 8 आपका पॉइंट है पार्ट 1 में कास्ट टोपोग्राफी। चुना प्रदेश में बने स्थलाकृति। देखिए कास्ट स्थलाकृति आपको जियोमॉर्फोलॉजी में नदी द्वारा बने स्थलाकृति, पवन द्वारा बने स्थलाकृति, समुद्र द्वारा बने स्थलाकृति, झील द्वारा बने स्थलाकृति, ये सब स्थलाकृतियां पूछी जाती है। लेकिन
आपका स्पेशली कास्ट स्थलाकृति लिखा हुआ है, यानी चुनाव प्रदेश में बनने वाले स्थलाकृति के बारे में आपको पूछा जाएगा। जैसे स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट ना, डाइट, ये सब बहुत सारा चीज टॉपिक है उसमें। इसमें आपको ध्यान देना होगा कि अपक्षय और अपर्दन दोनों पढ़ने होंगे। स्थलाकृति दो तरह से बनते हैं, एक अपक्षय हो गया और अपर्दन। आपको दोनों ध्यान में रखना है कि अपक्षय द्वारा बने स्थलाकृति और अपर्दन द्वारा बने स्थलाकृति, क्योंकि आप स्थलाकृति तो याद करते जाएंगे कि चुनाव प्रदेश में कौन कौन आकृति बनता है, कैसा कैसा होता है, लेकिन उसमें पूछ देगा कि कौन अपक्षय द्वारा बने हैं, कौन अपर्दन द्वारा बन रहे हैं। तो अपक्षय द्वारा बने स्थलाकृति और अपर्दन द्वारा बने स्थलाकृति दोनों को आपको देखना है, क्लियर है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जियोमॉर्फोलॉजी का जितने भी टॉपिक आपका है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यदि आप उसको डायग्राम के माध्यम से पढ़िएगा, अच्छी तरह से पढ़िएगा, तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और आपको करना क्या है, आपको मार्केट में जो अवेलेबल है प्रैक्टिस सेट, उसको आप ध्यान पूर्वक देख के लीजिएगा, और जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको आप ध्यान से देखिए, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे जो क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है प्रैक्टिस सेट के तौर पर गाइड वगैरह में, उसको आप बिल्कुल नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि वो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो समझिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो टीजीटी, पीजीटी जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं अदर स्टेट के, उसको आप लेकर पढ़िए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक बाय प्रैक्टिस कीजिए, तब आपका क्लियर होगा। अन्यथा ऐसे ही मार्केट में जो सेट आ रहे हैं उसको आप बनाना है आपको, यानी टाइम वेस्ट करना है, वैसा आप गलती मत कीजिएगा। चलिए, चुनाव वाला हो गया। अब 9 जो टॉपिक है, 9वां जो टॉपिक है, देखिए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल के संरचना, वायुमंडल के संरचना। वायुमंडल का संरचना आपका आता है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान में आता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आपको सबसे पहले ये तो याद रखना होगा कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, जो 5 भागों में जो बांटा गया है। इसमें यह भी ध्यान रखना होगा कौन सा मंडल में कौन सी घटना होती है, कौन सा मंडल की ऊंचाई कितना है, उसके बीच में भी कन्वर्जन जोन है। एक कन्वर्जन जोन वाला पूछा जाता है बहुत बार, क्योंकि प्रायः जो बच्चे होते हैं सामान्य तरीका से तो इसको याद कर लेते हैं, लेकिन कन्वर्जन जोन होता है, इसके बीच में भी जो 5 जो जोन है उसके बीच में भी एक कन्वर्जन जोन है। कौन सा जोन में ओजोन लेयर पाया जाता है, कौन सा जोन में ऑरोरा बोरियोलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस ये पाए जाते हैं। इसके अलावा कितना ऊंचाई होता है, इसके बाद है कि इसकी आपको कितना ऊंचाई पर कौन सा गैस पाया जाता है। ये बहुत बार वीवीआई क्वेश्चन है आपका, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है वायुमंडल के संरचना में कि ऊंचाई के अनुसार कौन सा गैस पाया जाता है, कौन कौन सा गैस है। इसको आप जरूर देखिएगा, तभी ये आपका स्ट्रक्चर क्लियर होगा। इसके अलावा आप हिंदी और इंग्लिश दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों इसमें नाम याद रखिएगा। जैसे कि हम बताएं कि क्षोभ मंडल ना, तो इसको क्षोभ मंडल का ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। तो ट्रोपोस्फीयर भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी आपको एग्जाम में करता क्या है, देखिए एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए कह देगा कि ट्रोपोस्फीयर लिख देगा। ट्रोपोस्फीयर ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऐसे लिख देगा। अब आप हिंदी में याद करके गए हैं, आपको पूछ दिया, हिंदी में पूछा है लेकिन इस तरह का लिख दिया, तब आप उस समय कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए इस लेयर को हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखिएगा। इसमें कंफ्यूजन बार बार एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। अगला आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी वृक्षारोपण कृषि। वृक्षारोपण कृषि आपको प्लांटेशन कृषि के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे कृषि के टाइप हैं, उस टाइप के पढ़ने के पहले, प्लांटेशन पढ़ने के पहले आपको कृषि पढ़ना होगा। कृषि के कौन कौन से टाइप्स हैं, टाइप्स का आप डिटेल में मत पढ़िए, लेकिन आप टाइप्स तो जानिए कि कौन कौन से टाइप्स हैं। आप तभी तो एग्जाम में आप कंपेयर करके टिक मार सकते हैं। आप डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा प्लांटेशन एग्रीकल्चर और उसमें बीच डीप से क्वेश्चन पूछ देगा तो आप कंफ्यूज कर दीजिएगा। इसलिए उसको आप डिटेल में नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत उसको पढ़िए। वृक्षारोपण कृषि पढ़िए। इसके बाद ये पूछा जाएगा कि ये क्षेत्र पूछा जाएगा कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन से हैं,
कौन कौन से हैं, और इसका उपयोग पूछा जाएगा कि क्या क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में। इसका विश्व वितरण आपको पढ़ना है, याद रखिएगा, भारत का नहीं सिर्फ पढ़ना है, यह विश्व वितरण के बारे में पढ़ रहा है। आप सिर्फ इंडिया के पढ़ लीजिएगा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें इंडिया लिखा हुआ नहीं है। अगला देखिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, यहाँ देखिए इंडिया लिखा हुआ है, ये आपको सिर्फ भारत के संदर्भ में पढ़ना है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये लौह और इस्पात उद्योग, लौह और इस्पात उद्योग, इसको आपको क्या करना है, उद्योग को तो पढ़ना ही है, बहुत सारे उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, बॉक्साइट उद्योग, बहुत सारे उद्योग हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक उद्योग पढ़ना है, और वो भी इंडिया लेवल पर पढ़ना है, भारत के संदर्भ में पढ़ना है, विश्व के संदर्भ में नहीं पढ़ना है। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि लौह इस्पात उद्योग कहाँ कहाँ है भारत में, आपको पूरे भारत में कहाँ कहाँ लौह और इस्पात उद्योग है, इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना कब हुई, और कौन देश के मदद से स्थापना हुआ। भारत में बहुत सारे लौह इस्पात उद्योग है, सिर्फ टिस्को को छोड़ के, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो जमशेदपुर में, झारखंड में जमशेदपुर में है, उसको छोड़ के बाकी सभी जो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो सबके सब आपका सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, निजी क्षेत्र के सिर्फ टिस्को है। तो बहुत सारे उद्योगों की स्थापना किसी न किसी देश की मदद से हुआ है, जैसे कि रूस की मदद से, जापान की मदद से, कनाडा की मदद से, हाँ, ये सभी की मदद से हुआ है, विश्व बैंक की मदद से। तो आपको यह भी याद रखना होगा, बार बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके किसके सहायता से हुआ। इसके बाद ये प्रश्न आते हैं कि इसको कोयला कहां से मिल रहा है, कोयला कहां से मिल रहा है, विद्युत कहां से मिल रहा है, चूना कहां से मिल रहा है, और ये कहां निर्यात करता है, कहां निर्यात करता है। इसके अलावा पूछता है कि कौन सा नदी के तट पर, इसको पाने तो सबसे तो मतलब चाहिए लौह इस्पात उद्योग को, इतना सारा चीज इसमें पूछा जाता है। कहां भारत में कौन कौन सा उद्योग है, कहां है ना, इसकी स्थापना कब हुई, कौन कौन किस देश के सहयोग से स्थापना हुआ है, इसको कोयला कहां से मिलता है, विद्युत कहां से मिलता है, चूना कहां से मिलता है, निर्यात कहां करता है ये लौह इस्पात उद्योग, और कौन सा नदी के तट पर स्थित है। जैसे कि आप ले लीजिए बीएसएल, बीएसएल आपका है झारखंड में, ठीक, झारखंड में, यानी बोकारो स्टील लिमिटेड, बोकारो स्टील लिमिटेड पूछा जाएगा कि कहां है, पहली बात है कौन सा राज्य में है, कब स्थापना हुई, कौन सा देश के सहयोग से स्थापना हुई, इसके संबंध में कोयला कहां से मिलता है, विद्युत कहां से मिलता है, ठीक है, चूना कहां से इसके लिए आता है, या निर्यात कहां करता है, कौन सी नदी के तट पर है। देखो कितना क्वेश्चन बना, एक आपको इस तरह से इसमें प्रश्न आते हैं, और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन पूछता ही है। ये आपका पार्ट 1 में आपका 11 थे। अब आपको अगले वीडियो में हम, ताकि ये वीडियो लंबा नहीं हो, अगला वीडियो में हम आपको पार्ट 2 बताएंगे कि पार्ट 2 में ज्योग्राफी के कौन कौन से सिलेबस हैं, उसमें से किस प्रकार से हमको पढ़ना है और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।